HBO की सीरीज हो और न्यूडिटी ना दिखा, ऐसा हो सकता है क्या? अब नंगे पंगे लोगों से हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर लिटरली हकते हुए दिखाना, भाई मैं खाते हुए दिख रहा था यार, और वो भी पाव। एनीवेज, तो नाइट ऑफ सेवन किंगडम्स जो कि गेम ऑफ थ्रोन्स के यूनिवर्स का ही हिस्सा है, एंड इट्स अ टेल ऑफ अ नाइटहुड ऑफ सर डंकन द टॉल, जिसको गेम ऑफ थ्रोन में भी कई बार मेंशन किया गया है। जैसे कि पहली बार जब बेड में पड़े पैरालाइज्ड ब्रांड को एक दादी उनकी स्टोरी सुनाती है। I could tell you about Sir Duncan the Tall. दूसरी बार जब जॉफरी बुक ऑफ ब्रदर्स देख रहा होता है तब Sir Duncan the Tall. 4 pages for Sir Duncan. He must have been quite a man. So they say. और आखिर में जब लेडी ब्रायन ऑफ टार्थ जो कि उन्हीं की डिसेंडेंट है, वो जब एक बुक को देख रही होती है जहाँ उनका नाम होता है, जहाँ इसके रिलीज के बाद इसको इतना सपोर्ट तो मिला, पर उसी के साथ ये कुछ ही टाइम में इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी में भी आ गई, जिसका शिकार ब्रेकिंग बैड भी हुई, और कैसे उसका खामियाजा ब्रेकिंग बैड फैंस को भी भुगतना पड़ा। जिस कंट्रोवर्सी को हम वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे, ताकि तुम लोग मेरा पूरा वीडियो देखो और मुझे वॉच टाइम मिले। क्या करे यार, करना पड़ता है सालों, पापी पेट का सवाल है, वीडियो बनाते बनाते फट जाओगे। तो जहाँ सीरीज की कहानी मेनली फोकस करती है सर डंकन द टॉल एंड उसके शागिर्द एक के ऊपर, जिसमें हम इसके नाइट बनने की जर्नी को देखते हैं थ्रू आउट द 6 एपिसोड, जिसका पहला एपिसोड है द हेज नाइट, जिसमें इस चीज को सेटअप कर दिया जाता है कि ये कोई शाही कराने का नाइट नहीं है, और इवन ये तो नाइट भी नहीं है, पर ये माहिर लड़ाकू है और जो कि शागिर्द है सर एलन ऑफ द पेनेट्री, जो कि एक नाइट तो थे पर कंगाल, और जिन्होंने एक सच्चे नाइट का कर्तव्य से इसकी जान बचाई थी, जिससे मैं दूसरी बार उसकी तलवार देख के इम्प्रेस हुआ था, और पहली बार जब वो उसकी तलवार पकड़ के खड़ा होता है नंगा। आगे जहां इन्होंने इसको अपना शागिर्द बनाया, इसको लड़ना सिखाया एंड ऑल, पर इस सब के बाद भी उन्होंने डंक को नाइट नहीं बनाया था, और तब तक नहीं बनाया जब तक कि वो मर नहीं गए, जिसके कारण वो लड़ना हथियार चलाना जानता था, पर उसको नाइटहुड की समझ नहीं थी। मतलब उसे एक नाइट बनाते वक्त कौन सी शपथ लेनी होती है उसकी ना तो कोई समझ थी, और ना ही इस बात की कोई नॉलेज थी कि कैसे एक नाइट दूसरे किसी को नाइट बनाते हैं और कैसे शपथ दिलाते हैं। In the name of the warrior, I charge you to be brave. In the name of the father, I charge you to be just. In the name of the mother, I charge you to defend the innocent. जिसके कारण ये सीन भी काफी सेंस बनाता है, क्योंकि हराइमन डंकन को उसे नाइट बनाने के लिए बोलता है, पर वो हिचकिचाता है क्योंकि अर्लन ने उसे कभी नाइट बनाया ही नहीं था। हम सीधा 5th एपिसोड पे आ गए, माय बैड। खैर, जहाँ एलन ने मरने के बाद उसकी तलवार और 3 घोड़ों को लेकर वो इधर उधर भटकता रहता है, और कोई जमीन जायदाद ना होने की वजह से इसके पास पैसे कमाने का सिर्फ एक ही जरिया रहता है, और वो है टूर्नामेंट में हिस्सा लेना और उसमें जीतना। अब जहाँ उसके सर ने उसको नाइट बनाया नहीं था, जिसके कारण उसको लोगों के सामने ये झूठ बोलना पड़ता है कि वो खुद एक नाइट है, क्योंकि टूर्नामेंट में सिर्फ नाइट ही हिस्सा ले सकते हैं, बाकी कोई आम लोग नहीं। पर आगे उसको किसी घराने के लोगों से सिफारिश करनी पड़ती है ताकि वो टूर्नामेंट में हिस्सा ले सके, जहाँ उसकी सिफारिश बेलर टारगेरियन करता है, जिनको उसके सर एलन ने सर्व किया था, जिससे उसकी टूर्नामेंट में एंट्री एज अ नाइट ऑफिशियली हो जाती है। जहाँ आगे उसकी मुलाकात होती है एक एग नाम के बच्चे से, जो उसके पीछे पड़ जाता है ताकि वो उसे उसका शागिर्द बना ले। जहाँ सीरीज में उनकी केमिस्ट्री भी हमें अच्छे से दिखाई जाती है, और उनके बीच के गुरु चेले के रिलेशन को भी अच्छे से एक्सप्लोर करती है। उसके बाद एक बहुत ही फन सीन आता है डंकन और लायनल बराथियन के बीच में, जहाँ डंकन एक दोस्त के बुलावे पर लायनल के टेंट में घुस जाता है बिना लायनल के बुलावे पर, जहाँ वो उससे जब कन्फ्रंट करता है कि तुम मेरे टेंट में क्या कर रहे हो, तब वो सीन भी काफी टेंस और फनी था। जहाँ बातों में डंकन उस बराथियन का दिल जीत लेता है। बाय द वे, ये लायनल बराथियन रॉबर्ट बराथियन के ग्रेट ग्रैंडफादर थे, वही रॉबर्ट जिसने रॉबर्ट्स रेबेलियन को अंजाम दिया था, जिससे वो आयरन थ्रोन पे बैठते हैं। ओके, लेट्स गेट बैक ऑन टॉपिक। तो आगे एक सीन में जहाँ पपेटियर के एक शो में ड्रैगन को मरता देख एरियन काफी गुस्से में लाल हो जाता है, क्योंकि वो खुद को एक ड्रैगन ही मानता था, और इसको वो अपनी बेइज्जती समझ लेता है, जिससे वो पपेटियर की उंगली तोड़ देता है, जिसको बचाने के लिए डंकन उसे पंगा ले लेता है और एरियन टारगेरियन के ऊपर हाथ उठा देता है, जिसकी वजह से उसको एरियन ऑलमोस्ट मार ही चुका था, पर इसी बीच एग आ जाता है उसको बचाने, जिससे हमें एग की ट्रू आइडेंटिटी पता चलती है कि वो असल में प्रिंस एगन टारगेरियन है, सन ऑफ मेका टारगेरियन एंड नेफ्यू ऑफ बेलोर टारगेरियन, और जिसके टोटल 4 भाई हैं। पहला है डेरन टारगेरियन, जिसको टारगेरियन गिफ्ट मिला है ऑफ ड्रैगन ड्रीम्स का, जिसकी मदद से उसको आगे होने वाली चीजों का विजन आते हैं, पर किसी को ये ना समझ पाने के कारण वो हमेशा नशों में रहता है। दूसरा है एरियन टारगेरियन, जो कि अपने टारगेरियन खून पे बहुत ही घमंड करता है,
मतलब कि उसको इस बात पे बहुत ही गर्व है कि उसके अंदर एक ड्रैगन का खून है और वो खुद को भी एक ड्रैगन ही मानता है, और उसके इस मैडनेस और क्रूएलिटी के कारण उससे एग भी दूर चला गया था। नंबर 3, एमन टारगेरियन, मेका टारगेरियन का तीसरा बेटा, जिन्होंने कम उम्र में सिटाडेल ज्वाइन कर लिया था और आगे जाके वो नाइट्स वॉच का हिस्सा भी बन जाते हैं, पर इनको इस सीरीज में नहीं दिखाया गया, पर गेम ऑफ थ्रोन में इनके जरिए कुछ सीन में एग का रेफरेंस दिया गया है। नंबर 4, एगोन टारगेरियन यानी एग, जिसने पूरा वेस्टरोस सफर किया है सर डंकन के साथ उनका शागिर्द बन के, और आगे जाके एक राजा बनता है एगन द अनलाइकली नाम से, और जो कि ग्रेट ग्रैंडफादर है ऑफ मैड किंग एरिस टारगेरियन, और जिसका फोरशैडो किया जाता है इस भविष्यवाणी वाले सीन में। आगे जहाँ इस सीरीज में इस वक्त तो उसके खिलाफ ट्रायल बाय कॉम्बैट की सुनवाई हो चुकी थी प्रिंस के ऊपर हाथ उठाने की वजह से, और उसमें भी द फाइट ऑफ द सेवन से फैसला लेना था। बेसिकली ये उनकी ट्रेडिशन है जहाँ 7 योद्धाओं को आपस में लड़ा के न्याय देना होता है, और उनके हिसाब से इसमें जो गुनहगार होगा वो हार जाएगा या तो मर जाएगा। और ये बैटल एपिसोड 5 7 में दिखती है। उनके फाइट इतने रॉ, रियल और ग्रेटी दिखाए हैं कि पूरा समा बांध देते हैं। ये ना आपको बैटल ऑफ बास्टर्स की याद दिला देती है। और जब उसके फ्लैशबैक के सीन के दौरान उसके सर उसे उठाने को बोलते हैं Get up! और कट टू ट्रांजिशन, वो सीन तो पूरा गूसबम्स था, एब्सोल्यूट सिनेमा मोमेंट। खैर आगे इस एपिसोड का एंड भी इतना शॉकिंग वे में होता है कि जिससे हमें रियलाइज हो जाता है कि हाँ ये गेम ऑफ थ्रोन्स के यूनिवर्स में ही है। मतलब क्या चीज है जो गेम ऑफ थ्रोन्स को गेम ऑफ थ्रोन्स बनाती है? उनकी अनप्रेडिक्टेबिलिटी, जिससे किसी भी कैरेक्टर को प्लॉट आर्मर नहीं मिलता। एक पल को जिस कैरेक्टर हम एज अ लीड देखते हैं और दूसरी पल उसके कवर खोदते हुए भी देख जाती है, जिसके कारण गेम ऑफ थ्रोन से हमें उनके आइकॉनिक सीन्स जैसे नेड स्टार्क की डेथ, रेड वेडिंग जैसे डेवास्टेटिंग एपिसोड देखने को मिलते हैं, जिसको देखने के बाद कईयों की रातों की नींद उड़ चुकी थी, खास करके मेरा तो दिल ही बैठ गया था। खैर टॉपिक से ना भटकते हुए वापिस अ नाइट ऑफ 7 किंगडम्स पे आते हैं, जहाँ इसका पहला सीजन तो काफी अच्छा था पर साथ ही में काफी छोटा भी था। ये कब शुरू होते ही कब खत्म भी हो गया ना पता भी नहीं चला। सारे आधे आधे घंटे के एपिसोड थे और आप भी एक दिन में बिंज वॉच कर सकते हो। अब जहाँ इसकी कंट्रोवर्सी पे आते हैं, जिसको शॉर्ट में समराइज करके बोलूं तो जहाँ इसका 4th एपिसोड के अच्छे रिस्पांस आने के बाद इसका 5th एपिसोड ने तो एकदम समा ही बांध दिया था, जिसको फैंस भी जा जाके 10 of 10 रेटिंग दे रहे थे। पर कुछ कट्टर ब्रेकिंग बैड फैंस से ये देखा नहीं गया और उन्होंने रिव्यू बॉम्बिंग के जरिए उसको 9.5 पे ले गए, जिसके लिए गेम ऑफ थ्रोन फैंस भी मैदान में उतर गए और उन्होंने ओज़मेंडियस एपिसोड को टारगेट बनाया, जिससे 13 सालों तक 10 रेटिंग पे रहने वाला ये एपिसोड ओज़मेंडियस सीधा 9.5 पे आ गया। ऐसे फैन वॉर से कई लॉयल फैंस को भी झेलना पड़ता है और इन सब टॉक्सिक फैन वॉर से कुछ फायदा नहीं होता, बस नफरत फैलती है। कोई अच्छा सिनेमा अप्रिशिएट ही करना नहीं चाहता, बस सब एक दूसरे को नीचे उतारने पर तुले हुए हैं। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं और अगर आप यहाँ तक आ ही गए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। बाकी मैं चला अगली वीडियो बनाने, तब तक के लिए बाय।